हिटलर का सत्ता में आना, देखिए, कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये असल में कई हालातों का एक मिला-जुला नतीजा था। एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर कैसे एक देश ने अपने ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया और दुनिया को इतिहास के सबसे काले दौर में धकेल दिया। ये सवाल जितना तब जरूरी था उतना ही आज भी है। जर्मनी का जो वाइमर रिपब्लिक था वो अपने समय के सबसे एडवांस लोकतंत्रों में से एक था। सोचिए, एक मॉडर्न संविधान था, सबको वोट देने का अधिकार था, फिर भी वो तानाशाही की भेंट चढ़ गया। तो हुआ कैसे ये सब? इस पूरी तबाही की रेसिपी में समझिए 3 मेन चीजें थीं। पहला, एक देश का स्वाभिमान, जिसे पहले विश्व युद्ध में हार के बाद पूरी तरह कुचल दिया गया था। दूसरा, एक भयंकर आर्थिक संकट जिसने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। और तीसरा, एक ऐसा नेता जो लोगों के इसी गुस्से और हताशा का फायदा उठाना बखूबी जानता था। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के मलबे से। जर्मनी युद्ध हार चुका था और इसी हार की राख से एक नए शासन ने जन्म लिया। एक ऐसा लोकतंत्र जिसे कई जर्मन लोगों ने, सच कहें तो, कभी दिल से अपनाया ही नहीं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर जर्मनी में राजशाही का खात्मा हो गया और लोकतंत्र आ गया। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। सदियों से चला आ रहा शासन जब खत्म हुआ तो देश को संभालने के लिए एक नई सरकार बनी, जिसे वाइमर रिपब्लिक का नाम दिया गया। लेकिन इस नई सरकार को विरासत में क्या मिला? वर्साई की संधि। जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर बेहद अपमानजनक शर्तें थोप दी। जर्मनी ने अपनी जमीन खोई, अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और अपने कीमती संसाधन भी गंवा दिए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अकेले ही पूरे युद्ध की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर किया गया। ये एक राष्ट्रीय अपमान था। आम जर्मन लोगों के गले ये बात कभी उतरी ही नहीं। उन्होंने अपनी हार के लिए सेना को नहीं, बल्कि अपनी ही नई लोकतांत्रिक सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वाइमर रिपब्लिक के नेताओं को नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसा जहर था जिसने लोकतंत्र की नींव को शुरू से ही बेहद कमजोर कर दिया। तो एक तरफ तो ये राजनीतिक उथल-पुथल चल ही रही थी और दूसरी तरफ एक भयानक आर्थिक संकट लोगों की जिंदगी को निगल रहा था। हुआ ये कि युद्ध का भारी हर्जाना चुकाने के लिए सरकार ने अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। इसका नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब एक ऐसी हालत जब पैसा अपनी सारी कीमत खो देता है और बस कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। ये कोई मजाक नहीं, एक चौंकाने वाली हकीकत थी। लोगों की पूरी जिंदगी की बचत रातों रात खत्म हो गई। जरा उस हताशा के बारे में सोचिए, जब किसी का जीवन भर का काम और बचत पल भर में जीरो हो जाए। समाज का सरकार पर से भरोसा, कहना चाहिए, पूरी तरह से उठ चुका था। अभी जैसे तैसे हालात सुधरने शुरू ही हुए थे कि 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। इस वैश्विक संकट की सबसे बड़ी मार जर्मनी पर पड़ी। वहां का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक गिर गया और देखते ही देखते लाखों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए। ये तस्वीरें उस दौर की नाउम्मीदी का चेहरा है। चारों तरफ बेरोजगारी, भुखमरी और लाचारी का माहौल था। और जब लोग अपनी इज्जत और अपना भविष्य खो देते हैं तो वे लोकतंत्र के लंबे वादों पर यकीन करना छोड़ देते हैं और किसी चमत्कार की तलाश करने लगते हैं। और इसी हताशा और अराजकता के माहौल में हिटलर तस्वीर में आता है। उसने लोगों को ठीक वही सपना दिखाया जिसे देखने के लिए वे बेताब थे। ये आंकड़े देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर हिटलर की नाज़ी पार्टी, जो कभी हाशिए पर थी, वो जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। ये कोई चमत्कार नहीं था। आर्थिक मंदी ने नाज़ियों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी थी। हिटलर एक करिश्माई और बहुत ताकतवर स्पीकर था। उसने लोगों को वो सब कुछ देने का वादा किया जो उनसे छीन गया था: आत्मसम्मान, रोजगार और एक मजबूत राष्ट्र का गौरव। उसने लोगों के गुस्से को एक दिशा दी और उनकी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल दिया। लोग उसे एक मसीहा के तौर पर देखने लगे थे। और जैसे ही सत्ता हाथ में आई, हिटलर ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में एक पल की भी देरी नहीं की। चांसलर बनने के सिर्फ 2 महीने के अंदर संसद में आग लगने की एक घटना का बहाना बनाकर उसने सारे नागरिक अधिकार छीन लिए और खुद को जर्मनी का एक छत्र तानाशाह घोषित कर दिया। लोकतंत्र की मौत हो चुकी थी। अब जब पूरी ताकत हिटलर के हाथ में आ गई तो उसका असली और सबसे खतरनाक चेहरा सामने आया। एक ऐसी विचारधारा जो नस्लीय श्रेष्ठता और नफरत पर टिकी थी। नाज़ी विचारधारा का केंद्र था आर्यन जाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत। उनका मानना था कि जर्मन लोग दुनिया की सबसे शुद्ध नस्ल हैं, जबकि यहूदी और दूसरे समुदाय अवांछित हैं, जिन्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ विचार नहीं थे, ये आने वाले नरसंहार का एक ब्लूप्रिंट था।
नाजियों का दूसरा बड़ा सपना था लेबेंसराउम, जिसका मतलब था जर्मन लोगों के लिए रहने की जगह। उनका मानना था कि श्रेष्ठ जर्मन नस्ल को फैलने के लिए पूर्वी यूरोप की जमीन चाहिए, और इसी विस्तारवादी सोच ने दूसरे विश्व युद्ध की आग लगाई, जिसकी शुरुआत पोलैंड पर हमले से हुई। नाजियों ने अपने भयानक अपराधों को छिपाने के लिए भाषा का, कह सकते हैं, बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। वे हत्या या नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। जब उन्हें किसी को मारना होता था तो वे कहते थे कि उसे विशेष बर्ताव दिया जा रहा है। यह भाषा का वो हथियार था जिससे क्रूरता को सामान्य बनाया जा रहा था। और इन शब्दों में सबसे भयावह था अंतिम समाधान। ये यहूदी समुदाय के खिलाफ चलाए गए एक सुनियोजित औद्योगिक स्तर के नरसंहार का कोड नेम था। ये वो नाम था जिसके पीछे 60 लाख यहूदियों की बर्बर हत्या छिपी थी, जिसे आज दुनिया होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? ये हमें एक बहुत गंभीर चेतावनी देती है। जब राष्ट्रीय अपमान, आर्थिक संकट और नफरत भरी विचारधारा एक साथ मिल जाते हैं तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि तानाशाही हमेशा दबे पांव आती है, और इसकी आहट को पहचानना हम सबकी जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि क्या हम आज उन आहटों को सुनने के लिए तैयार हैं?